स्वागत है साथियों। हम यूपीजीडीसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने इस पुनर्नवा बैच में लगातार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिखित उत्तर देख रहे थे। तो बीच में कई सारी क्लासेस गैप भी हो गई, कुछ ऐसे काम पड़ गए, ऐसे कुछ परिस्थितियां पड़ गई जिसकी वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन अब लगातार ये बैच चलेगी और यूपीजीडीसी के पाठ्यक्रम पर आधारित जो भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, उनके लिखित उत्तर कैसे हों, कितने शब्दों में लिखने हैं, उनकी प्रैक्टिस लगातार हम अपने इस बैच में देखेंगे। तो इससे जुड़ने के लिए हमारे नंबर पर संपर्क करके आप लिखित परीक्षा की बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं आगे कि सबसे पहले अभी हम आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य में क्या पूछा जा सकता है आदिकाल के अंतर्गत। वो हमने देखा था कि जैसे आदिकाल का नामकरण, वीरगाथा काल की अवधारणा, सिद्ध साहित्य से क्या आशय है, नाथ साहित्य का क्या परिचय है, जैन साहित्य, रासो साहित्य, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, विद्यापति का मूल्यांकन, आदिकाल की भाषा, आदिकालीन साहित्य की उपलब्धियां और सीमाएं, इतने पॉइंट्स पूछे जाने की संभावना आदिकाल के अंतर्गत रहती है। इससे इतर भी यदि कुछ होगा वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं आज कौन सा प्रश्न हमें देखना है। आज हमारा जो प्रश्न है वह है, हमने आप सभी को ये वर्कआउट करने के लिए दिया भी था कि आप लगातार अपनी तैयारी को खुद भी जांचें, कुछ प्रश्नों के उत्तर खुद भी लिखें। तो इसका था कि सिद्ध साहित्य का परिचय दीजिए। सिद्ध साहित्य का परिचय अगर आपको संक्षेप में लिखने को कह दिया जाए, यानी जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा वो 125 शब्दों का होगा यूपीजीडीसी की परीक्षा में, और जो दीर्घोत्तरीय होगा वो 200 शब्दों का। तो ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर इसका उत्तर हम लिखेंगे सिद्ध साहित्य का परिचय, तो हम कैसे लिखें। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हुए सिद्ध साहित्य का परिचय अगर वहां पे देखें, तो इसके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में या नगेंद्र की पुस्तक में, बच्चन की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है वो हमें देखना होगा। जैसे देखें कि सिद्धों की रचनाएं, उसका मूल विषय वस्तु क्या था हमें वो बताना है। सिद्धों की रचनाएं जिनमें तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व पर आधारित थी। यानी शुक्ल जी की पुस्तक में यह बात लिखा गया है कि सिद्धों की जो रचनाएं थी वो, उनका विषय क्या था, वो किन पर आधारित थी। तो उसमें तांत्रिक विधान ज्यादा दिखाई पड़ता है, योग साधना पर, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध यानी सांस को रोक करके किस किस तरह की जो तांत्रिक पद्धतियां हैं वो कैसे की जा सकती हैं, भीतरी जो चक्र शरीर के अंदर व्याप्त हैं, जो नाड़ियां हैं उनकी स्थिति को लेकर के जो रचनाओं में बातें आती हैं, और इनकी जो साधना है वो अंतर्मुखी, जो सिद्ध थे इनकी साधना अंतर्मुखी थी। तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रख लेंगे तो आगामी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों वाली परीक्षाएं आपकी होने वाली होंगी उनमें भी काफी मदद मिलेगी। तो सिद्धों की जो साधना पद्धति थी वो क्या थी, अंतर्मुखी थी। बहिर्मुखी साधना पद्धति क्या होती है, जिसमें बाह्याडंबर ज्यादा हो जाता है, जिसमें बाहरी पूजा अर्चन की विधियां बहुत सारी शामिल हो जाती हैं। तो कुल मिला के बाह्य आडंबर जहां होंगे वो बहिर्मुखी साधना होगी। लेकिन अंतर्मुखी साधना भी कम आडंबरपूर्ण नहीं होती है, यही सिद्धों के मामले में दिखाई पड़ेगा। तंत्र मंत्र की विद्याएं इसमें सुषुम्ना नाड़ी और अलग अलग नाड़ी, कपाल भातियों की तमाम तरह की जिक्र होता है। तो ये इनका विषय था, इनके साहित्य का। आचार्य शुक्ल का मानना है कि इनका जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई संपर्क नहीं होता था। यानी जो ये साधना पद्धतियां ऊपर लिखी गई हैं, इनका जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां हैं मनुष्य के जीवन की, उनसे कोई संपर्क और संबंध नहीं होता था, क्योंकि ये तो रहस्यवादी ढंग की नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुखी साधना, योग साधना, ये सब रहस्यवादी ढंग की थी। और ये रहस्यवाद सामान्य मनुष्य के स्वाभाविक अनुभूतियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं करता है। इसीलिए इनकी रचनाएं शुद्ध साहित्य के अंतर्गत न होकर सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी। अब देखिए यहां से सिद्ध साहित्य का परिचय आपको मिल रहा है। क्या थी कि शुद्ध, शुक्ल जी कहते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं वो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत न होकर संप्रदाय विशेष की शिक्षा मात्र हैं। तो ये बात भी हमें यहाँ पे लिख देना है। इनकी रचनाओं की भाषा क्या थी, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, जिसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनकी रचनाओं की भाषा की भी बात हमने कर ली, उसके विषय वस्तु के बारे में भी हमने बात कर लिया।
तो इनकी भाषा कैसी थी, इसे आपको नोट कर लेना है। इनकी शिक्षाओं के प्रसार का क्षेत्र कहाँ तक व्याप्त था? तो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा कौन कौन सा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम, ये जो पूर्वी हिस्से हैं देश के, सिद्धों का जो लीला क्षेत्र है, उनकी शिक्षाओं का प्रसार है, उनके तांत्रिक विधि विधान का प्रसार क्षेत्र है, वो यही देश का पूर्वी हिस्सा था। ठीक है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। इन सिद्ध योगियों ने वाम मार्ग को साधन बनाया, यानी दक्षिण मार्ग जो था उसकी इन्होंने आलोचना की। उसी की आलोचना में सिद्धों ने वाम मार्ग को अपनी साधना का मार्ग बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी साधनाओं में विभत्सता और अश्लीलता के भी स्पष्ट संकेत उभर कर आए। तो जब वाममार्गी चेतना प्रधान हो गई, साधना प्रधान हो गई, तो धीरे धीरे अश्लीलता और विभत्सता को प्रश्रय मिलने लगा। तो सिद्धों के साहित्य में ये मिलता है। बाद में आप देखेंगे जब नाथों का विकास, तो नाथों में यही दिखाई पड़ेगा कि इनकी इसी अश्लीलता और विभत्सता के विरोध में नाथ साहित्य खड़ा होता है। तो ये 125 शब्दों में संक्षेप में आप लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत इतनी बातें लिख सकते हैं। ये लगभग 120 शब्दों का ये पूरा उत्तर है। तो आप इसे अपनी हैंडराइटिंग में लिख के देखें कि कितने पृष्ठों में आप इन शब्दों को लिखते हैं। इससे अंदाजा हो जाएगा कि जब 125 शब्दों में आपको उत्तर लिखना होगा तब कितना लिखेंगे आप, कितना पेज लिखेंगे, और 200 शब्द अगर आपको लिखने होंगे तो आपकी हैंडराइटिंग में कितने पेज होते हैं। तो आपको एक अनुमान मिल जाएगा, जिससे आप किसी 200 शब्द वाले प्रश्न को आप 4 पेज में नहीं लिखेंगे। आपको अनुमान होगा कि ये मेरी राइटिंग की सीमा है, इससे बाहर मुझे नहीं जाना, नहीं तो 200 से 300 शब्द हो जाएंगे। तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस के दौरान लेनी है। तो ये 125 शब्द के अंतर्गत देखें तो सिद्ध साहित्य का परिचय ये हो गया। अगर इसे 200 शब्दों तक देखें तो थोड़ी सी एक पैराग्राफ और अगर हम बढ़ा देंगे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में यदि यही पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं। जैसे डॉक्टर नगेंद्र की, अभी हमने शुक्ल जी की पुस्तक से वहां पे उल्लेख किया। अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत इसी के बारे में लिखेंगे कि डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना युक्ति संगत है। ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है। कह रहे हैं कि सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानना ज्यादा युक्ति संगत है। इन्हें अपभ्रंश साहित्य की रचनाओं से अलग उत्तर अपभ्रंश के अंतर्गत देखना युक्ति संगत होगा, क्योंकि सिद्धों के साहित्य की भाषा साहित्यिक अपभ्रंश से खुलकर विद्रोह करती है। यानी अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत तो सिद्धों के साहित्य को रखना ही नहीं चाहिए, ये डॉक्टर नगेंद्र का मत है, क्योंकि शुक्ल जी ने अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत ही रखा हुआ है सिद्धों और नाथों की रचनाओं को। तो नगेंद्र कह रहे हैं कि अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत न रख के उत्तर अपभ्रंश के अंतर्गत रखें, जिसे हम हिंदी का साहित्य कहते हैं, क्योंकि उत्तर अपभ्रंश साहित्यिक अपभ्रंश का खुलकर विरोध करती है। इस विषय में डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का एक कथन दृष्टव्य है। अब ये कथन जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट होगी। नगेंद्र की पुस्तक में लिखा है कि सिद्धनाथ साहित्य को, यानी सिद्ध और नाथ दोनों साहित्य को हिंदी साहित्य से हटाकर अपभ्रंश साहित्य में रख दें तो फिर हिंदी का समस्त भक्ति साहित्य जड़ और तने से कटे वृक्ष की तरह निराधार हो जाएगा। यानी नगेंद्र की पुस्तक में यह मानना है कि सिद्ध और नाथ साहित्य को अगर हम अपभ्रंश के अंतर्गत रख देंगे तो वो हिंदी की जो परंपरा है, जो आदिकाल है, हिंदी का विकास है, उससे वो अलग हो जाएगा, क्योंकि अपभ्रंश का साहित्य अलग माना जाता है। इस दृष्टि से आप कभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य की भूमिका को भी जरूर पढ़ें, वहाँ से आपको कुछ और दृष्टि मिलेगी। जब वे कहते हैं कि अपभ्रंश का जो साहित्य है वो हिंदी का अपना साहित्य, इसे काट कर नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो उनका एक अलग विचार मिलता है। तो आपको कई पुस्तकों से थोड़े थोड़े विचार लेकर के अपना एक उत्तर तैयार रखना होगा। इस दृष्टि से सिद्ध साहित्य का महत्व हिंदी साहित्य के इतिहास में अति महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। तो यहाँ से इधर का 125 शब्द और इधर के लगभग 50-60 शब्द मिला के 200 शब्दों का ये उत्तर आपका दीर्घोत्तरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न की एक रूपरेखा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट
यदि पूछा जाए कि आदिकाल के अंतर्गत नाथ साहित्य का परिचय लिखिए, अब ये चाहे आपको लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में 125 शब्द में दे दे या फिर 200 शब्दों में भी दे दे, तब भी आप लिखें तो कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं जैसे अगर नाथ साहित्य के विषय में हमें लिखना है तो हम कौन सी बातें लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रायः सभी विद्वानों का मत है कि नाथ पंथ का विकास सिद्ध मत से ही हुआ है। ये डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल तीनों की पुस्तक में ये बात मिलेगा कि नाथ पंथ का विकास सिद्ध मत से ही हुआ है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह है ही नहीं कि नाथ पंथ का विकास सिद्ध मत से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो हमें परिचय देना है तो हम उसके प्रवर्तक के बारे में भी बताएंगे कि गोरखनाथ इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9 प्रचलित है। इस पंथ को और क्या कहते हैं, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत भी कहा जाता है। तो ये इसका बेसिक परिचय हो गया। अब इसका प्रचार का क्षेत्र कहाँ था, इनकी शिक्षाओं के प्रसार का क्षेत्र भारत का पश्चिमी भाग यानी पंजाब और राजपूताना बना। अभी हमने देखा कि सिद्ध साहित्य का जो क्षेत्र था वो भारत का पूर्वी हिस्सा बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, लेकिन नाथों का जो क्षेत्र है भारत का पश्चिमी भाग यानी पंजाब और राजपूताना बना। तो ये इसका एक बेसिक परिचय हो गया नाथ साहित्य का, उसका क्षेत्र क्या है, कितनी संख्या है, कौन प्रवर्तक है और किस नाम से जाना जाता है। अब आगे हम थोड़ा उसका साहित्यिक परिचय के रूप में देंगे तो हम ये पैराग्राफ लिखेंगे क्या, कि बौद्धों की जिस वज्रयान शाखा से सिद्धों का आगमन हुआ उसी शाखा से नाथपंथियों का भी विकास हुआ। ये प्रामाणिक पुस्तकों में लिखा है कि नाथपंथियों का विकास सिद्धों के मत से हुआ और जो सिद्धों का विकास था वो बौद्धों की वज्रयानी शाखा से होता है। अंतर क्या था सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में, दोनों में साधना पद्धति का अंतर था। नाथपंथियों की जो साधना पद्धति थी वो क्या थी, वो तांत्रिक विधान पर न होकर, तांत्रिक विधान पर किसकी थी, सिद्धों की, तांत्रिक विधान पर न होकर योग मार्ग, हठ योग पर आधारित थी। गोरखनाथ ने सिद्धों के वामाचार और अश्लील विधानों से अलग पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर अपने हठ योग को चलाया। तो हठ योग को चलाया किसने, गोरखनाथ ने, पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के। गोरखनाथ का जो ईश्वरवाद था जो पतंजलि से उन्होंने लिया वो मुसलमान सूफियों के आकर्षण का कारण भी बना। इससे क्या हुआ, ये ईश्वरवाद मुसलमान सूफियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने लगा। और डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा कि सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ। देखिए क्रम, देखिए इसे ध्यान रखिए, क्या कह रहे हैं नगेंद्र जी अपनी पुस्तक में, सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य की प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, कबीर। भक्तिकालीन संत साहित्य का पहला कवि कबीर माना जाता है, ये नगेंद्र की पुस्तक में है। इन तथ्यों के आधार पर नाथ साहित्य का महत्व हिंदी साहित्य जगत में स्थापित होता है। तो हमने इन पंक्तियों के माध्यम से नाथ साहित्य का एक परिचय देखा और ये परिचय जब आप लिखते हैं तो आपका एक बेहतर उत्तर तैयार हो जाता है। ये शॉर्ट जो आंसर वाले होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, आप उनके इन संक्षिप्त उत्तरों को लिख सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम लगातार बने रहेंगे अपनी इस बैच में। जो भी गैप हुआ है हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उसको कंप्लीट करें। हमने अपनी जो लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कि विद्यापति भक्त हैं या श्रृंगारिक कवि हैं, इसका विवेचन करना है। तो हमने इसका विवेचन किया हुआ था, आप सभी ने ध्यान से देखा होगा। इसके अलावा हमने देखा था रासो काव्य परंपरा का संक्षिप्त परिचय दें, तो रासो काव्य परंपरा के बारे में हम क्या बातें कह सकते हैं, हमने वो देखा। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में लगातार देखी हैं। आप पिछली क्लासेस को भी देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और इस बैच से जुड़े जो लोग भी यूपीजीडीसी की लिखित परीक्षा में शामिल होने योग्य अपने आप को उस स्थिति में पा रहे हैं, वो बेशक निस्संदेह तरीके से तैयारी करना शुरू कर दें, समय न जाया करें। रिजल्ट कब आएगा
और आने के कितने दिन बाद परीक्षा की तारीख आ जाए, उससे बेहतर है कि अगर आपको ज़रा भी संभावना लगती है तो आप अपनी तैयारी को शुरू रखें। साथ ही यूपीएलटी की भी परीक्षा की जो रिटन तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी ये बहुत शानदार है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा होने वाली है उसमें लिखित उत्तर वाले प्रश्न आएंगे, उसके लिए भी ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस बैच से, पुनर्नवा बैच से जुड़ें और खासकर लिखित परीक्षा में जो हाथ आजमाना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर, प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में, विभिन्न आयोगों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आधार पर इस बैच में हम अध्ययन करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ। उनके उत्तर कैसे लिखें उसकी एक शैली हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।